देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का। इसमें मैं बताऊँगा आपको हीट ट्रांसफ़र। सबसे पहले समझिए कि हीट क्या होता है। हीट का मतलब क्या होता है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक टाइप का आपका एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है, विच ट्रांसफ़र ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है, और इसको हम बोल सकते हैं हीट जो है आपका एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम हीट बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी है दो टाइप का होता है, एक स्टोर्ड एनर्जी होता है, दूसरा आपका होता है एनर्जी ट्रांजिट। स्टोर्ड एनर्जी में आपका जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, तो ये सब आता है आपका सब स्टोर्ड एनर्जी में। तो ये दो टाइप का एनर्जी है, एक स्टोर्ड एनर्जी, दूसरा है एनर्जी इन ट्रांजिट। देखिए, एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब हुआ कि इसमें आपका बाउंड्री का फिनोमेनन होता है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र जो होगा सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो देखिए, जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज जो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब देखिए, जो आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, है ना, वो थ्री टाइप्स का हमारे पास मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। तो कितने टाइप्स का है? देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। आपका जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो तीन मेथड से होता है। मोड्स का मतलब यहाँ पे हुआ मेथड, कितने मेथड से हीट का ट्रांसफ़र संभव है। तो हीट का जो ट्रांसफ़र संभव है वो तीन टाइप का है। एक को बोलते हैं, फर्स्ट वन कंडक्शन बोलते हैं, दूसरा को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, और तीसरे को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो हीट का जो ट्रांसफ़र पॉसिबल है वो तीन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो बेसिकली देखिए, हम इसके तीनों में डिफरेंस क्या है उसको हम फंडामेंटल है बिल्कुल इसको समझ लेते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम वन बाय वन हम चलेंगे कंडक्शन में, देन रेडिएशन में, चूँकि एक कन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस तीनों में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कंडक्शन, देन रेडिएशन। तो देखते हैं जो थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। मोड्स का मतलब हुआ कितने मेथड से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है ना। तो पहला देखते हैं इस तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे हीट का मतलब हुआ कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, जहाँ भी आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहाँ आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है कंडक्शन में, कन्वेक्शन में और रेडिएशन में। देखिए, पहला है, इधर मैं लिखता हूँ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जो डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, पहला जो डिफरेंस होता है कंडक्शन, कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो होता है आपका ड्यू टू द मीडियम। इसमें क्या होगा? रिक्वायर्ड मीडियम। जब भी कंडक्शन होगा उसमें आपको एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। और जो मीडियम में जो भी आपका पार्टिकल्स होगा वो क्या आएगा? रेस्ट में रहेगा, है ना। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
ऑफ द मीडियम एट रेस्ट। कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, इसमें आपको एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। जो कंडक्शन में मीडियम होगा तो जो मीडियम का जो पार्टिकल्स होगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है और आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया। यहाँ आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, 1 इंच पे हीट सप्लाई करेंगे। तो जब 1 इंच पे हीट सप्लाई करेंगे तो ये जहाँ पे आपका हीट इसको मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये आपका क्या है, एक हमने रॉड लिया है। तो यहाँ पे जो आपको हीट सप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज़ करेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मोलिक्यूल्स हैं, वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे और ड्यू टू द वाइब्रेशन क्या होगा, ये अपना एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल तक, है ना, इन सच ए वे दैट कि फाइनली क्या होगा कि एक इस एंड को आपने हिट किया, दूसरा एंड भी आपका हिट हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मेटल है तो मेटल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, आपका सिंपली जो होगा क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड तक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो ऐसे केस में आपका क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे हीट देंगे तो इसके जो लैटिस वाइब्रेशन है ना, ये जो आपका कंडक्शन होता है किसी भी सॉलिड में, अगर हम बात करें तो ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन, और अगर आपके पास मेटल है तो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो अगर सॉलिड है तो आपका वहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन और द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका हीट का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो जाएगा। तो इसका मोलिक्यूल्स का इधर ट्रांसफ़र होगा और एक इंच से दूसरे इंच तक क्या होगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा हीट का। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज दी क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस इंच पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफ़र होता है, देन लिक्विड में, देन गैस में। ये तीनों मीडियम में संभव है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर लिक्विड की बात करेंगे, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा एक एंड से दूसरे एंड तक, है ना। अगर हम गैस की बात करें, जैसे ही आपको गैस में आप हीट ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी सोर्स से आप उसको हीट देंगे तो ड्यू टू द कोलिजन क्या होगा, ड्यू टू द कोलिजन आपका क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा एक एंड से दूसरे एंड तक। सॉरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बोल सकते हैं। अगर सॉलिड है तो क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक होगा। अगर आपके पास लिक्विड है तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होगा। उसी टाइप से पास अगर आपके पास गैस है तो क्या होगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आपका हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो दूसरा, अगर आप कन्वेक्शन में देखें तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन मोशन, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा मीडियम का वो क्या होगा, मोशन में होगा। बोल सकते हैं पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स, बोलिए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन मोशन। यहाँ जो आपका पार्टिकल होगा मीडियम का वो मोशन में होगा। जैसे आप किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो अगर आप हीट सप्लाई करेंगे, है ना, जब हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आप अगर मान लीजिए इस बर्तन में आप यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं, इसके एक एंड पे आप हीट को सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप हीट सप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो होगा काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे का जो कॉन्टैक्ट में सबसे नीचे जो आपका वाटर है, जो भी लिक्विड यहाँ पे है, जो वाटर है वो क्या होगा, वो थोड़ा हीट मिलने से क्या होगा, उसका डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। जब हीट उसे मिलेगा तो उसका डेंसिटी डिक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करने के बाद क्या होगा कि ये जो डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ किया है तो ये वाटर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर का जो वाटर है आपके पास, किसी बर्तन में आपने पानी रखा है
तो ऊपर का पानी जो है उसका डेंसिटी क्या हाई है, तो जो ऊपर का जो वाटर है वो नीचे आएगा। तो इससे क्या होगा कि देखिए जो वाटर का मोलिक्यूल्स है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो मीडियम है, जो यहाँ मीडियम का जो पार्टिकल्स है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपका पार्टिकल्स जो है उसका मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी होता है वो डिफ्यूज कर जाता है। तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है इन द केस ऑफ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन दो टाइप का होता है, एक को हम नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं, दूसरे को फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलते हैं। देखिए तीसरा जो है आपके पास रेडिएशन है। तो रेडिएशन में देयर इज नो एनी मीडियम, इसमें कोई मीडियम नहीं होता है, नो मीडियम। जब भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, है ना, इन द केस ऑफ रेडिएशन जो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है उसमें आपका क्या होगा, कोई मीडियम नहीं होगा। तो नो मीडियम, तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे संभव है? तो इसमें जो होता है हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से आपका यहाँ हीट का ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र। जैसे जो अर्थ जो हमारा हीट को गेन करता है सन से, है ना, वो कैसे करता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम डिटेल और स्टडी करेंगे, रेडिएशन के बारे में और कंडक्शन के बारे में। कन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया आपको कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। नाउ हम देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है, और मैंने आपको बेसिक तो बता दिया कि कंडक्शन में आपका क्या होगा, जो हीट का ट्रांसफ़र होगा अगर सॉलिड है तो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस वाइब्रेशन। उसी टाइप से अगर आप यहाँ देखें कंडक्शन, तो इसके पहले सबसे पहले आप समझिए जिसे आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, है ना, उसी का एनालॉगस है यहाँ पे हीट करंट। तो कंडक्शन में जो कुछ टर्म्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप समझिए। से पहला है हीट करंट। और इसी को बोल सकते हैं हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, या इसी को बोलते हैं थर्मल करंट। ये सब जो टर्म है एक ही बात है, थर्मल करंट, है ना। यहाँ देखिए हम जो डिनोट कर रहे हैं हीट करंट को या थर्मल करंट को ITS से हम डिनोट करेंगे थर्मल करंट को, है ना। तो पहला जो टर्म है हीट करंट, और इसको बोल सकते हैं थर्मल करंट, और इसी को बोलते हैं हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो हम बेसिक स्टडी करेंगे इसमें हीट फ्लो पर यूनिट टाइम के बारे में। देखिए तो हीट करंट क्या होता है, मान लीजिए कोई वायर है जिसमें आपका करंट का फ्लो हो रहा है ना। तो मान लीजिए जो इसका एक एंड है वो हायर टेम्परेचर पे मेंटेन है, दूसरा जो है आपका लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन है। तो इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर आप लेते हैं इस वायर का, तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होगा, थर्मल करंट जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, dQ/dt होगा। तो क्या बोलेंगे, dQ/dt। इसी को हम बोलते हैं थर्मल करंट। तो थर्मल करंट क्या हुआ, बेसिकली अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन का आप बात करेंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर आप करंट देखते हैं थर्मल करंट, तो ये होता है थर्मल करंट इक्वल टू dQ/dt, है ना। अगर इसका आप देख लें, इसका अगर आप यूनिट देखें तो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, dQ है, बताइए जूल होता है, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, वाट, है ना। इसको ध्यान रखना है। इसका यूनिट क्या होगा, अगर इसका आप देख ले, अगर इसका डायमेंशन देख ले तो क्या होगा, डायमेंशन थर्मल करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए ए dQ है आपका, क्या हीट है, तो ए होगा mL²T-2, और नीचे T है, ये भी आपका टाइम है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा T-3 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका,
थर्मल करंट का। तो आपको याद रखना है कि थर्मल करंट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। जैसे आपका हीट था तो हीट का यूनिट क्या होगा, जूल होता है, या वो मालूम है कि हीट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। अगर इसका भी डायमेंशन अगर आप देख लें तो क्या हो जाएगा, ml² T-2। आपको मालूम है कि हीट का तो यही होता है ना। तो पहला जो टर्म था हीट करंट या थर्मल करंट या हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। तो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे वायर पे आप निकालते हैं तो वहाँ पे जो थर्मल करंट मिलेगा आपको, तो थर्मल करंट का जो वैल्यू होगा वो होगा dQ/dt के बराबर, और इसका जो वैल्यू आएगा है ना, इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा जूल पर सेकंड, जिसको वाट बोलते हैं। डायमेंशन आपको ml² T-3 होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा जो टर्म है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कंडक्शन में जो दूसरा टर्म है वो है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेडी स्टेट का बात करेंगे, तो स्टेडी स्टेट में एक्चुअली क्या होता है कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ द हीट। अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक रॉड लेते हैं, एक यहाँ पे रॉड लीजिए, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ आपका हीट का फ्लो हो रहा है। इस रॉड में मान लीजिए कि हीट का फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पे TH होगा हायर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा TL लोअर टेम्परेचर होगा। तो आप इससे कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। इस रॉड का हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है, इस रॉड का हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम I1 बोल रहे हैं, और यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से जो बाहर जा रहा है इसको हम I2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो हीट का फ्लो हो रहा है, हमेशा जब भी स्टेडी स्टेट का बात आएगा तो हीट का जो हीट करंट होगा वो थ्रू आउट क्या होगा, इस रॉड में सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। मतलब यहाँ जो dQ/dt होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, है ना। dQ/dt क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर dQ/dt यहाँ जीरो होगा तो बताइए कि dQ/dt इज इक्वल टू क्या होगा, ms dt/dt। ये तो मालूम है आपको कि ये मास होता है, m मास है, s क्या स्पेसिफिक हीट है, ये t क्या है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, dt यहाँ पे क्या हुआ टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। तो अगर dQ/dt इज इक्वल टू ms dt/dt है तो बताइए dQ/dt इज इक्वल टू, मैंने बताया था क्या इसको बोलते हैं, थर्मल करंट ITH। और ITH का वैल्यू क्या यहाँ पे होगा, ये जितना I1 इन कर रहा है और I2 क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो I1 माइनस I2 हो गया। और इसका वैल्यू क्या है dQ/dt का, वो आपका जीरो है, तो I1 बराबर क्या हो गया I2। मतलब तो थर्मल करंट है, जो थर्मल करंट है वो क्या है आपका सेम होगा, जितना I1 होगा उतना ही आपका I2 होगा, है ना। तो या आप इसको बोल सकते हैं dQ/dt इक्वल टू ms dt/dt। देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो dQ/dt जीरो है तो dt/t क्या होगा, ज़ीरो। मतलब बोल सकते हैं जब स्टेडी स्टेट में होगा तो जो आपका टेम्परेचर होगा, है ना, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, है ना। इसलिए dt/dt t क्या है यहाँ टेम्परेचर, t यहाँ पे क्या है आपका टाइम। तो जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो होगा, अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका क्या होगा dt/dt इज इक्वल टू जीरो। कब, इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म आपका नहीं होगा टेम्परेचर, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। स्टेडी स्टेट में जो हीट यहाँ पे फ्लो करेगा, इन करेगा, वही हीट आपका आउटपुट होगा। तो मतलब यहाँ पे कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ द हीट, यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन हीट का नहीं होगा। सो हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट। यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट में नहीं है तब क्या होगा, अगर स्टेडी स्टेट में नहीं है तो क्या होगा, देखिए अगर आपका मान लीजिए एक हमारे पास रॉड है, हम कंसीडर करते हैं एक रॉड को,
मानते हैं कि आपका जो रॉड है देर इज़ नो इन स्टडी स्टेट में नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हीट का जो फ्लो, मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन है TH एंड दिस इज जो TL। तो इस क्रॉस सेक्शन की हम बात करें तो अगर यहाँ पे करंट का फ्लो I1 है और यह क्या है I2 है, तो ये सब बोल दीजिए फॉर अनस्टडी स्टेट में नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। स्टडी स्टेट में क्या था वहाँ तो आपने देखा, लेकिन अगर अनस्टडी स्टेट में होगा तो वैसे केस में क्या होगा कि I1 माइनस I2 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर यहाँ पे नहीं होगा। और इसको बोल सकते हैं कि dQ/dt यहाँ जो होगा, है ना, dQ/dt इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो मान लीजिए इसमें 2 केस हो सकता है। केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ़ I1 इज मोर देन I2, तो I1 माइनस I2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर यहाँ पे जो इस क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ अगर I1 हीट जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है I2 हीट बाहर आ रहा है और आपका अनस्टडी स्टेट में है, तो केस फर्स्ट लिए कि I1 इज़ मोर देन I2, इसका मतलब I1 माइनस I2 इतना जो हीट होगा, जो थर्मल करेंट है I1 माइनस I2, वो क्या हो रहा है, इसमें आपका एक्यूमुलेट कर रहा है। एक हमने रॉड लिया है और मैंने माना है कि I1 इज़ मोर देन I2, इट मीन्स I1 माइनस I2 वो क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि जो हीट हमने सप्लाई किया उतना हीट हमें बाहर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा हीट का एक्यूमुलेशन हुआ है सिस्टम में, है ना। तो I1 माइनस I2 मोर देन 0, और बोल सकते हैं dQ यहाँ पे क्या होगा, dQ/dt ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका MSdt अपॉन dt करेंगे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब आपका I1 I2 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब हुआ कि हीट का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, हीट को ऑब्जर्व किया है सिस्टम ने, है ना, क्योंकि जो आपने हीट सप्लाई किया वो हीट बाहर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम केस 2 ले लें, केस 1 था ये, केस 2 अगर हम लेंगे तो क्या होगा, केस 2 में मान लेते हैं कि I1 इज लेस देन I2। मान लेते हैं कि केस 2 में हम ऐसा मान लेते हैं कि जो I1 था, जो हमारा थर्मल करंट इनपुट था, वो क्या है, लेस देन है, I1 इज लेस देन I2। तो ऐसे केस में क्या हुआ, I1 माइनस I2 इज लेस देन 0, इट मीन्स dQ/dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0, निगेटिव हो जाएगा, है ना। उसी टाइप से अगर dQ/dt है तो क्या होगा, यहाँ पे MSdt अपॉन dt, एक भी क्या होगा आपका लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ बात करेंगे हीट ट्रांसफर में, तो हम बात करते हैं स्टडी स्टेट का। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्लियर है कि वो आपका स्टडी स्टेट में है, और अगर मेंशन कर दिया कि फॉर द अनस्टडी स्टेट, तो क्या करेंगे, स्टडी स्टेट के कंडीशन को हम वहाँ नहीं लगाते हैं, फिर हम जो 2 केस बताया उस केस का हम यूज़ करेंगे। चलिए, थर्ड यहाँ पे टर्म्स है वो समझना है आपको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट, आपके पास कोई रॉड है या कोई वायर, मान लीजिए कोई रॉड है आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई रॉड है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन लीजिए, x इक्वल टू यहाँ मैंने 0 मान लिया है, और यहाँ जो हमें लेंथ माना है कि यह इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक हमारा क्या है, एक dx एलिमेंट को लिए। तो अगर यहाँ टेम्परेचर T होगा तो इस पॉइंट पे हमने मान दिया T+dt होगा, है ना, टेम्परेचर हमारा T+dt होगा।
आपका हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, ये TH होगा, ये TL होगा। TH क्या है? हायर टेम्परेचर, TL है आपका लोअर टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dT/dx। देखिए x=0 और x= आप यहाँ पे ले लेते हैं L। इस पूरे जो रॉड का लेंथ हमने L मान लिया, तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए dt इस पॉइंट पे देखिए t का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पे फाइनल कितना हो गया TL, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो TL पे आपका ये लेंथ कितना है L है और इनिशियल पे कितना लेंथ है 0 है, तो कितना हो गया TL माइनस TH/L। ये क्या होगा? लेस देन 0। मतलब आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आया? ये आप देख रहे हैं क्योंकि TL जो है TL इज लेस देन TH, इसीलिए जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको ध्यान रखना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसका यूनिट देख लीजिए आप क्या होगा, है ना। यूनिट सिंपल है, dT/dx है, तो टेम्परेचर का क्या होगा यूनिट? केल्विन। तो केल्विन इसका अगर यूनिट देख लें तो केल्विन पर मीटर हो जाएगा, और कुछ में अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया और डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा इसका यूनिट निकाल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का, बहुत ही सिंपल है। चलिए, या इसका अगर आप डायमेंशन देखना चाहें तो क्या होगा डायमेंशन? डायमेंशन इसका हो जाएगा K/L, तो हो जाएगा KL-1, है ना। KL- क्या होगा? इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन हो जाएगा। अगर आप डायमेंशन अगर देखना चाहें तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, ऊपर K होगा, नीचे L हो जाएगा, है ना। तो KL-1 हो जाएगा आपका डायमेंशन। अब इसमें चौथा टर्म है, उसको हम देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो आपके पास हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी रॉड में, किसी वायर में, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, है ना। उसकी हम बात करते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए एट स्टडी स्टेट में क्या होता है? एट स्टडी स्टेट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी वायर में या किसी रॉड में, है ना, किसी वायर में या किसी रॉड में, अगर आपका ये टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, ये टेम्परेचर मेंटेन है TH हायर टेम्परेचर, दिस इज जो लोअर टेम्परेचर, है ना। अगर इसका क्रॉस सेक्शन के एरिया अगर आप मान लेते हैं कि A है और लेंथ को आप मान लेते हैं कि L है, ठीक है, तो जो हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ जो थर्मल करेंट होगा, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी बात कर रहे हैं एट स्टडी स्टेट में। आप हमेशा जब भी बात करेंगे एट द स्टडी स्टेट, तो जो थर्मल करेंट होगा, यहाँ पे जो थर्मल करेंट होगा जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो थर्मल करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या होगा? TH माइनस TL होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वाला एरिया, ए वाला या ए वाला एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ऐसा एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट। तो आपका जो इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, ये जो इक्वेशन आप कंबाइन करेंगे तो ITH बराबर हो जाएगा KA/TH माइनस TL डिवाइड बाई L। ये आपको इक्वेशन मिलेगा, देखिए, है ना। यहाँ जो K है, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जिसको हम यहाँ बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, है ना।
प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन पे अगर हम बात करेंगे कि हीट का फ्लो कितना हो रहा है ना, तो आपका होगा क्या, इसका जो वैल्यू होगा आई टी एच इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होगा, और हो जाएगा माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। अगर हम इस डी एक्स की अगर हम बात करें, है ना, तो कितना होगा, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि आपको मालूम है कि डी टी अपॉन डी एक्स जो टेम्परेचर ग्रेडियंट था, मैंने बताया क्या, वो निगेटिव होता है। तो डी टी अपॉन डी एक्स निगेटिव है, फिर इसमें हमने माइनस लगा दिया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये आपको फार्मूला मिल गया किसके लिए, थर्मल करंट के लिए। अच्छा, अगर यहाँ पे के का अगर आप यूनिट ऑफ डायमेंशन निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए के का यूनिट ऑफ डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा। तो देखिए पहले हम देखते हैं यूनिट क्या होगा के का, यूनिट ऑफ के क्या होगा। देखिए यहाँ से देखिए आपका के का यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका थर्मल करंट है, इसका वाट हो गया, देखिए, और ये इधर लेंथ और ये एरिया है ना, तो वाट पर मीटर हो जाएगा, एरिया नीचे आएगा मीटर, और ये है टेम्परेचर, क्या हो गया, केल्विन। तो वाट पर मीटर केल्विन क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया है ना। अगर इसका आप डायमेंशन निकालना चाहें कि के का डायमेंशन क्या होगा, के का डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप, तो अभी आपने निकाला था आई का, तो क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 था, है ना। एल ऊपर गया, नीचे एल स्क्वायर, तो नीचे एल आ जाएगा और नीचे आपका के आ जाएगा। अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई टी एच का आपने निकाला डायमेंशन, एल इधर आएगा, ये एरिया इधर आएगा, है ना, तो नीचे एल बचेगा और नीचे आपका के होगा, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो एम एल टी माइनस 3 के माइनस 1, ये क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी का आपका डायमेंशन हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड का, देन लिक्विड का, देन गैस का। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो मटेरियल है वो कितना कैपेबल है हीट को कंडक्ट करने में, है ना, वही आपका क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होगा। अगर आप इसका डिफाइन करना चाहें तो अगर आई टी एच का वैल्यू 1 ले ले, एल का वैल्यू 1 ले ले, आपका टी एच माइनस टी एल जो हीट आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका वैल्यू 1 ले ले, तो के का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और वो कैपेबल होता है कोई भी मटेरियल कि कितना वो हीट को, वो अपने हीट को फ्लो कर सकता है ना, कितना परमिट कर सकता है हीट के फ्लो को। जिससे आपने पढ़ा था उसमें करंट में पढ़े थे आप, वहाँ भी आपका क्या था, एक इंसुलेटर था और एक आपका कंडक्टर था। तो उसी टाइप से यहाँ पे, वहाँ पे करंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम थर्मल करंट की बात कर रहे हैं। तो आई टी एच का वैल्यू के ए टी एच माइनस टी एल बाई एल डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं इसमें आपका कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। थर्मल रेजिस्टेंस जिसे आपने पढ़ा था करंट में रेजिस्टेंस, उसी टाइप से यहाँ पे है थर्मल, आर टी एस से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, थर्मल रेजिस्टेंस को आर टी एस से डिनोट कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था वहाँ आई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, आई इक्वल टू वी बाई आर आपने पढ़ा था। उसी टाइप से यहाँ भी हम पढ़ेंगे, यहाँ जो आई टी एच है ना, लिख सकते हैं आई टी एच इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एल डिवाइड बाई एल अपॉन के,
देखिए इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, TH माइनस TL, इस दोनों को ले गए हम नीचे, तो L/K है ना। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ यहाँ पे नीचे हो गया आपका रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। L/K क्या होगा आपका, थर्मल रेजिस्टेंस। L/K इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ जो L/K होगा, L/K इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट क्या होगा, देखिए यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस का, तो TH माइनस TL आइए, ITH नीचे चला आएगा है ना। तो ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा केल्विन पर वाट है ना, केल्विन पर वाट ये होगा। ये थर्मल रेजिस्टेंस को इधर ले जाएंगे तो ऊपर क्या है, केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन, और ये ITH नीचे आएगा तो इसका क्या यूनिट, वाट, केल्विन पर वाट हो जाएगा है ना। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का हम यूनिट निकाल दिए। उसी टाइप से अगर आप डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन भी निकाल दीजिए। डायमेंशन क्या होगा, ITH का आपको मालूम है डायमेंशन, ml² T-3 है ना, और ऊपर क्या है, केल्विन, तो ऊपर हो गया केल्विन K/ml², T-3, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा m-1 L-2 T3 और K-1, ऐसा हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगा इसका है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट ये हो जाएगा, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, TH माइनस TL अपॉन ITH आएगा, इधर ले जाइएगा इसको। तो TH माइनस TL क्या होगा आपका, एक टेम्परेचर है, उसका जो डायमेंशन केल्विन K होता है, और जो नीचे होगा हमारा ये ITH आएगा, वो क्या होगा ml² T-3। तो ये ऊपर जाएगा m-1 L-2 और ये T+3 हो जाएगा, और K प्लस होगा, K होगा -1, K+1 में आया है ना। यही क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। जिससे आप पढ़े थे कि जो हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में, पैरेलल में, उसी टाइप से यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स मतलब अगर हम टू रॉड्स को क्या करेंगे, अगर हम सीरीज में इसको कंबाइन करें तो क्या होगा, अगर उसको हम पैरेलल में कंबाइन करें तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें है ना, कि अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने वहाँ पर करंट में पढ़ते हैं कि अगर 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, R1 + R2 + R3। उसी टाइप से अगर मान लीजिए कि 2 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट = क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। उसी टाइप से आप यहाँ पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स में पहला पढ़ेंगे सीरीज का और दूसरा पढ़ेंगे हम पैरेलल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरफेस का टेम्परेचर पूछ देता है कि अगर आप मान लीजिए कि 2 स्लैब्स है वो सीरीज में है, आपका जो 2 रॉड अगर सीरीज में है तो उसका जो इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका JEE मेन हो या एडवांस हो, तो उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे है ना। तो इस दोनों को हम फिर डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब का सीरीज़ में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा।